ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चुकी है। पहली लहर का पीक 17 सितंबर को था, जब करीब 97,000 केस सामने आए थे, लेकिन अब लाखों में केस आ रहे हैं। मुकाबले की बात करें तो दूसरी लहर में 4 अप्रैल को लगभग 1 लाख से ऊपर केस थे और 6 अप्रैल को 1,15,000 केसेस आए थे। और तो और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के एक्टिव होने से नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। पेट में दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख की कमी, ये सब भी कोरोना वायरस के लक्षण माने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम लगातार आपके साथ संपर्क बनाए हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देते रहे हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते रहे हैं कोरोना को लेकर, और आज भी हम यही करेंगे। आज हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं डॉक्टर धमीजा से पूछ सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम की शुरुआत हम बस इसी सवाल से कर रहे हैं और सबके जहन में यही सवाल आ रहा है, क्यों आ रही है कोरोना के मामलों में तेजी? नवीन जी, बहुत सारे कारण हैं इसके। पहला कारण तो ये है कि पैंडेमिक्स हमेशा ही डिफरेंट वेव्स में आते हैं और मल्टीपल वेव्स में आते हैं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू रहा हो 1918 का या ये पैंडेमिक हो। तो एक लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरा सब, ये एक पैंडेमिक का नेचुरल बिहेवियर है और अभी भी ऐसा ही हुआ है। और हमने मई जून में ही ये प्रेडिक्ट किया था कि ये पैंडेमिक भी मल्टीपल पीक्स में आएगा और मल्टीपल पीक्स के लिए हमें तैयार अभी से करना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न है कि एकदम अचानक ये जो सेकेंड लहर जो है, दूसरी लहर में जो तीव्रता देखी गई है, जिस हिसाब से, जिस गति से ये केसेज का नंबर बढ़ा है पिछले 2 हफ्तों में, तो इसके भी कारण है। एक तो ये है कि नवंबर दिसंबर में केसेज की संख्या बहुत कम हो गई थी, 9,000 के आसपास, तो लोगों में ये लगने लगा कि इन्फेक्शन अब खत्म हो गया है, पैंडेमिक जो है अब अंतिम दौर में है। और उसके साथ साथ जब वैक्सीन आई, जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ, तो लोगों को अब ये लगा कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। तो लोगों में कंप्लेसेंसी आ गई, थोड़ा सा कोविड फैटीग हो गया, क्योंकि 12 महीने से लोग जो है बंद थे या रिस्ट्रिक्शंस में थे, और जैसे ही वैक्सीन आई और केसेस का नंबर कम हुआ तो लोगों का एकदम बाहर निकलना शुरू हुआ। और ये जो उत्सव हुए हैं हमारे और जो फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो होली रहा हो, चाहे वो दूसरे रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं या दूसरे कारण रहे हैं जहाँ पे भीड़ें इकट्ठी हुई हैं, तो उन्होंने भी ये जो है किया है काम केसेज का बहुत बढ़ाने का। तो ये कारण रहे हैं मुख्यतः केसेज बढ़ने के। और हाल ही में जो केसेज बहुत बड़े हैं उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों का जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है आलसीपन या थकावट जो है, ये मुख्य कारण है। डॉक्टर धमीजा, दिल्ली की बात करें तो पिछले एक दिन के दौरान जो इस समय हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, 5,506 नए मरीजों का पता चला है और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कहाँ चूक हो गई हमसे या कहाँ चूक हो रही है हमसे? यही कि जैसे ही लोगों को थोड़ा सा भी फ्रीडम मिला तो लोगों में ये मन में ये रह गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। ये जो दिमाग से लोगों के जो लापरवाही आई शुरू हुई और लोगों के दिमाग से जो उनके खौफ उतर गया, तो लोगों ने ये बिल्कुल, आपने देखा होगा मार्केट्स में, बाजारों में, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। दिल्ली में तो और भी हम देखते हैं, रोज हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, रास्ते में देखते हैं, तो लोगों में ये कहीं ना कहीं चूक रही कि उन्होंने कोविड का जो हम बार बार पब्लिक हेल्थ मेजर्स और जो कोविड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की, वहां पे जो है चेंजेस लाने चाहिए थे। उनको, लोगों को उसको अडेयर होना चाहिए था और सरकार को भी कड़ाई से इसका कोशिश की, सरकार ने कड़ाई से पालन करने की। लेकिन जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, जब तक सिटीजन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव नहीं करेंगे, तब तक ये जो है इनएविटेबल है और ये होना ही था। इसी से ही ये लगता है कि लोगों को अब जो है अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और वैक्सीन तो कम से कम लगानी चाहिए अपनी जान की रक्षा के लिए और इस पेंडेमिक को कंटेन करने के लिए।
यानी कोरोना की विभीषिका से अगर आपको बचना है तो आपको सरकार का साथ देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और समाज को समझना होगा कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं ना डॉक्टर धमीजा। अगला सवाल डॉक्टर धमीजा कोरोना के वैक्सीन को लेकर ही है। कोरोना के वैक्सीन लेने में लोगों में भी डर है। जिस तरह की उत्सुकता शुरू में देखी जा रही थी, अब उतनी उत्सुकता नहीं आ रही है। अगर हेल्थ सेंटर पे जाएं, खासकर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको टीका फ्री कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कहीं ना कहीं ये है कि भाई मुझे कोरोना तो हुआ नहीं है, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं? ये बिल्कुल एक भ्रांति है। कोरोना वायरस जो है किसी में भेदभाव नहीं रखता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे वो कहीं बिजनेसमैन हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको कोरोना हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता है या किसी और को नहीं हो सकता है। तो हम सब जो अनप्रोटेक्टेड लोग हैं, जिनको ये इम्यूनाइजेशन नहीं मिली है या जो पहले प्रीवियसली इन्फेक्टेड नहीं रहे हैं, तो वो एट रिस्क हमेशा हैं और ससेप्टेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इनफैक्ट जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी अब, जिनको पिछले साल हुआ है मार्च अप्रैल में, उनको 1 साल होने को है, तो वो भी उतने ही रिस्क पे हैं जितने दूसरी जनता लोगों की, जो लोग हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन वो है। सो ये तो मन से निकाल देना चाहिए कि किसी को कोरोना नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है और उससे बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। हाल ही में मुझे लगा है कि शायद अभी गति आ रही है वैक्सीन के नंबर्स को देखते हुए, इनॉकुलेशन को देखते हुए। जैसे कल का जो नंबर्स, जो आंकड़ा है वो 43 लाख का जो आंकड़ा है एक ही दिन में वैक्सीनेशन का, वो अच्छा आंकड़ा है। और अगर ये आंकड़ा हम मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को वैक्सीन मिलेगी तो लोग प्रोटेक्ट भी होंगे और लोगों की जानें भी बचेंगी। डॉक्टर धमीजा, हमारे कार्यक्रम 10 मिनट देरी से आज शुरू हुआ है परीक्षा पे चर्चा की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार हमारे पास कॉलर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं, वहां से हरिकेश कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। हम ब्लाइंड पर्सन हैं और सर हम ये जानना चाहते हैं, यार कॉलेज में पढ़ाई करते हैं सर, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि सर हम लोग को सर वैक्सीन कब दी जाएगी और सर हम लोग के कॉलेज किस प्रकार से कब खुलेंगे सर? डॉक्टर धमीजा। दूसरी सवाल सर हमारा ये है कि सर इसकी टेबलेट कब तक आ जाएगी सर? डॉक्टर धमीजा। सो पहला प्रश्न ये है कि इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी आयु कितनी है। सो अभी 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब एलिजिबल हैं और उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो कुछ हॉस्पिटल्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और आज ही सरकार ने ये तय किया कि कुछ वर्क प्लेसेस पे भी टीकाकरण की जो सुविधाएं दी जाएगी। तो जब भी इनका नंबर आता है एलिजिबिलिटी लिस्ट में, तभी इनको वैक्सीन मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका भी नंबर आएगा। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि कब तक टैबलेट आ जाएगी, तो टैबलेट ऐसी कोई है नहीं, ना ही कोई ऐसी रिसर्च चल रही है कि जिससे कोई टैबलेट आ जाए तो इनको जो है कोरोना ना हो। कोरोना होने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं वो अभी उन पे रिसर्च भी चल रही है और वो यूज भी की जा रही है, उसमें टैबलेट्स भी हैं। तो हम इस समय चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सैनिटाइजेशन, मास्किंग और डिस्टेंसिंग, ये 3 जो हैं बहुत जरूरी हैं। और अगर हम इनका कड़ाई से पालन करें, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर, स्वयं अनुशासित रहकर, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और मैं और भी एक चौथी और 5वीं चीज ऐड करता हूं हमेशा से आपके कार्यक्रम के माध्यम से, कि एक तो बिना वजह अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल ही नहीं जाएं। और ये जो ड्रिल्स हैं सैनिटाइजिंग की, मास्किंग की और डिस्टेंसिंग की, ये सब हम लोगों को पता है, पिछले 13-14 महीने से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है और इस ड्रिल को पालन करना है, इस ड्रिल को अपनाना है। तो ये एक पता होना अलग चीज है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी चीज है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन 3 चीजों को अपनाएं और उन पर अमल करें, चाहे हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़े, चाहे अपने न्यू नॉर्म्स में एडजस्ट करना पड़े। तो ये तीनों चीजें, सैनिटाइजिंग बार बार कहता हूं मैं, मास्किंग और डिस्टेंसिंग, भीड़ से बचें। अगर आपको कोई बुखार है, तकलीफ है, तो घर से बाहर निकलें, एक्सेप्ट जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या टेस्ट कराने जा रहे हैं। इन चीजों का पालन करें और जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है हमारे पास इस पैंडेमिक से अपनी जान बचाने का और लोगों की जान बचाने का। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे विशेषज्ञों की राय का और विशेष राय का जरूर पालन करते होंगे और करते रहेंगे।
इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दुलाराम जी का सवाल सुनते हैं। दुलाराम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नहीं सर जी नमस्कार, क्या जानना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है जी, धन्यवाद देना चाहूँगा। जी शुक्रिया। क्या जानना चाहते हैं? 300 से ज्यादा के साथ जी दिनों से। क्या जानना? उम्र 50 साल है मेरी। जानना चाहता था 4 दिन बाद मुझे आगरा जाना है शादी में। जी, परिवार के साथ लोग चलेंगे, 10-15 लोग जाएंगे हम लोग। अभी वैक्सीन मैंने ली नहीं है और 4 दिन बाद जाना है, तो सोच रहा हूँ कि आने के बाद लूँ कि अभी ले लूँ। डॉक्टर 50 साल की उम्र है, शादी में जाना है, अब बेहद जरूरी शादी है, जैसा कि अभी आपने कहा, तभी इनको जाना होगा। वैक्सीन इन्होंने नहीं लिया है, क्या ये जा सकते हैं? आइडली इनको वैक्सीन ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही जाना चाहिए। आपका जब भी नंबर आ रहा है और आप 50 साल की उम्र के हैं तो आपको वैक्सीन के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और बेहतर यही है कि जाने से पहले लगवाएं। जी, डॉक्टर धमीजा, किसी व्यक्ति ने पहला वैक्सीन लगवा लिया है जी, किसी वजह से वो दूसरा वैक्सीन नहीं लगवा पाता, बूस्टर डोज नहीं लगवा पाता और वक्त भी काफी गुजर जाता है, दूसरे डोज का 2 या 3 महीने से भी ऊपर हो जाता है, अब उसे अगली बार क्या वही वैक्सीन दोबारा फर्स्ट डोज लगवानी पड़ेगी या किसी और ब्रांड का, या कोवैक्सीन है या कोविशील्ड, दोनों में से कोई भी लगवा सकता है? बिल्कुल जो है आपको वही वैक्सीन लगवानी चाहिए जो पहली डोज लगी है। आइडली कोवैक्सीन के 4 हफ्ते बाद या कोविशील्ड के 6 से 8 हफ्ते तक, अगर उसमें थोड़ी देरी रहती है तब भी आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए सेकेंड डोज। कुछ देशों में 12 हफ्ते का भी इंटरवल दिया गया है 2 डोजेज के बीच में, पर्टिकुलरली कोविशील्ड या हम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर 2 महीने से ज्यादा हुआ है तब भी आपको वो सेकेंड डोज उसी वैक्सीन की लगवा लेनी चाहिए। जी, आइए अब पंजाब के जालंधर चलते हैं, वहां से प्यारेलाल जी का सवाल सुनते हैं। प्यारेलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी प्रार्थना इतनी है कि एक तो ये बताने की कृपा करें कि ये जो वैक्सीन है ये हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति उसको बढ़ाती है या कि ये दवाई है कोई? दूसरा प्रश्न जी, वो डॉक्टर साहब ये है कि जब हम ये कहें कि इन हालात में भी हम कहें कि हम दुनिया से बेहतर अवस्था में हैं, तो लोग कैसे फिर अपने आप को रोक पाएंगे? वो तो समझेंगे कि कोई बात ही नहीं, हम जैसे मर्जी चलते फिरे। जी डॉक्टर, दोनों सवाल बहुत ही वाजिब हैं इनके। बिल्कुल वाजिब है इनके प्रश्न और मुझे प्रसन्नता है कि ये इतने जागरूकता अब लोगों में आ गई है जी कि वैक्सीन और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि जो वैक्सीन है वो हेल्दी लोगों को लगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके या इम्यूनिटी बढ़ सके और आपका शरीर जो है वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके और इन्फेक्शन हो ना, अगर हो तो वो सीवियर ना हो और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। सो वैक्सीन जो है प्रिवेंशन के लिए है, इसलिए हम हेल्दी लोगों को में लगाई जाती है। हेल्दी मतलब जिनको कोरोना नहीं हुआ है, हो सकता है उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन उनको कोरोना से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर ये लगाई जाती है। तो दूसरा जो प्रश्न था इनका कि हमारे हालात बड़े अच्छे हैं, अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो काफी देशों से हम आगे हैं और हमने पहली जो वेव थी, जो पहली लहर थी, उसका अच्छे से सामना किया। हमारी मोर्टेलिटी रेट भी कम रही, हमारे नंबर्स भी कंट्रोल में आ गए। तो उस स्थिति की जब हम चर्चा करते हैं तो हम जरूर कहते हैं कि हम बाकी देशों की तुलना में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कोरोना से लड़ने के लिए, तभी जो है हम सब इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हालात जो हैं बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और पहले से भी ज्यादा अपने आप पर ध्यान देना है और सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर में जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस हमें बताई गई हैं, समय समय पर सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए, हमें उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि हम अपने को भी बचा सकें, अपने मित्रों और परिवार के रिश्तेदारों को और समाज को बचा सकें। हमारे अगले श्रोता हैं फतेहगढ़ साहिब पंजाब से श्री भोला। भोला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारी 2-3 सवाल हैं जी। जी जरूर कहिए। एक तो है, हमने 17 मार्च को टीका लगवाया था पहला, तो दूसरा 28 दिन के बाद बोला था मुझको भी लगा लेना। जी कहिए। ये बेनती ये है, ये दूसरी
ये जो दमे के मरीज होते हैं उनको टीका लगना चाहिए या नहीं? जी, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल मेरा है, हमारे एक चाचा हैं, उसकी उम्र है 83 साल की जी। उसके सिर में जो अपना दिमाग होता है उसमें क्लाउड बन गए थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनके टीका लग सकता है या नहीं? जी डॉक्टर धमीजा, 3 सवाल है इनका। जी, पहला सवाल ये है कि इनको पहला टीका 17 मार्च को लगा था, अब दूसरा टीका जब इन्हें लगना है तो क्या ये लगवा सकते हैं जो डेट इनको मिली है? बिल्कुल लगवा सकते हैं। 17 मार्च का जो 28 दिन बनते हैं, अगर इनको कोवैक्सीन लगा है तो 4 हफ्ते के बाद यानी कि 17 अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास जब इनका नंबर जब बनता है दूसरी डोज के लिए, तो अब इनको टीका लगेगा और इनको जाना चाहिए। अगर इन्होंने कोविशील्ड लगवाया है तो 6 से 8 हफ्ते के बाद इनको लगेगा, और दूसरी डोज में अभी समय है, इनको जरूर लगवाना चाहिए। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट की प्रॉब्लम वो नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है इनका कि दमे के मरीज को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, दमे के मरीज को भी लग सकता है। सिर्फ इतना ही है कि अगर इनको कोई मेजर एलर्जी है तो अपने टीकाकरण के केंद्र पे बताना चाहिए जाके कि इनको एलर्जी हो चुकी, ताकि सावधानी बरती जा सके। तो तीसरा प्रश्न था कि किसी को क्लॉट हुआ है और ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि क्लॉट किस तरह का था, कहाँ पे था ब्रेन में, और उसके बाद क्या दवाइयां दी जा रही हैं उनको, और कितना एक उनको जो है डैमेज हुआ है। तो मोटे मोटे तरीके पर वैक्सीन लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगने में, लेकिन ये सब चीजें जो है उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बतानी चाहिए। लेकिन संभवतः इनको टीका लगेगा और दमे वाले मरीज को भी लगेगा, और इनको भी सेकेंड डोज अपने तय अनुसार लगेगी। और अब हम रुख करते हैं अपने आखिरी श्रोता की ओर, उनके सवाल की ओर। मध्य प्रदेश से राजेश नेमा। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी, मैं राजेश नेमा, सैदपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर्वप्रथम तो बहुत बेहतरीन और सारगर्भित कार्यक्रम प्रसारण के लिए आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। और अब मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि मैंने कोविड टीका लिए करीब 1 हफ्ता हो गया है। उस दौरान ना मुझको हाथ पैर में दर्द हुआ, ना बुखार आया, ना किसी प्रकार की कोई हलचल हुई। तो क्या मैं इस टीके को असफल समझूं? और दूसरा प्रश्न ये है कि निरंतर टीके दिन में लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को, उसके बाद भी कोरोना बस में क्यों नहीं आ रहा? जी डॉक्टर धमीजा, 2 सवाल हैं इनके। जी, तो पहला प्रश्न जो है कि इनको टीका लगा और बुखार नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी टीका लगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना फर्स्ट डोज में, ना सेकेंड डोज में, ना उसके बाद। तो इसको ये असफल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेयर और बहुत ही कम लोगों में ऐसा देखने को मिला कि बुखार हुआ या टीके वाली जगह पे दर्द हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि टीका असफल रहा, टीका बिल्कुल सफल रहा, और इनको दूसरी डोज भी तय समय अनुसार जाकर लगवानी चाहिए। जी। दूसरा प्रश्न, हाँ जी, दूसरा प्रश्न इनका कि टीका जो इन्होंने लगवाया है उसके बावजूद भी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है जब इतने लोगों को टीका लग रहा है? दूसरा प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि टीकाकरण के बाद अभी तक कोरोना का जो नंबर्स हैं हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो उसका एक ही उत्तर है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि लोगों में आगे बढ़कर जो है टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है या टीका लगा है, अभी 9 करोड़ लोगों के आसपास अभी लगा है। लेकिन हमारे देश की अगर आबादी देखी जाए 1.37 बिलियन, जो 137 करोड़ है, काफी लंबा जो है, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना जो है मुश्किल है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। और इसके साथ साथ सरकार की ये भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, उनमें बिहेवियर में चेंज लाया जाए, ताकि वो कोविड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो हमने बनाए हैं उस पे वो एडहियर रहें, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो। डॉक्टर धमीजा, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।